नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक तरह से जेनेटिक जासूसी करने वाले हैं। जेनेटिक जासूसी ये अच्छा नाम है। हाँ, क्योंकि हमारे पास कुछ सुराग हैं, एक श्रोता के भेजे हुए नोट्स, और इन सुरागों के जरिए हम एक कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा कोड जिसे ग्रेगर मेंडल नाम के एक साधु ने आज से लगभग 150 साल पहले ही क्रैक कर लिया था। बिल्कुल, और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। तो हमारा मिशन है इन नोट्स की मदद से ये समझना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते कैसे हैं। और ये कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है, ये धैर्य और गहरी सोच की भी है। ये समझने की कोशिश है कि हर जीवित चीज को उसकी अपनी पहचान कैसे मिलती है। मुझे तो ये सोचना ही कमाल लगता है कि बगीचे के कुछ साधारण मटर के दानों में जीवन के इतने बड़े रहस्य छिपे थे। तो चलिए इन रहस्यों की परतें खोलना शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। हम सब ये सुनते हैं कि इसकी आंखें मां पर गई हैं या इसका स्वभाव अपने पिता जैसा है। तो ये होता कैसे है? ये जो गुण पास ऑन होते हैं, इसका मतलब क्या है? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि इस सारी कहानी की नींव यही है। देखिए, मोटे तौर पे ना हमारे पास दो तरह के गुण होते हैं। अच्छा। हाँ, पहले हैं विरासत में मिले गुण, यानी इनहेरिटेड ट्रेट्स। मतलब जो हमें सीधे अपने माता पिता से मिलते हैं जीन्स के जरिए। बिल्कुल, जैसे हमारी हाइट, हमारी आंखों का रंग, बालों का प्रकार, ये सब हमारे जेनेटिक हार्डवेयर का हिस्सा हैं जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ठीक है। और दूसरे हैं अर्जित गुण, अक्वायर्ड ट्रेट्स। ये वो गुण हैं जो हम अपनी जिंदगी में अपने अनुभवों से, अपनी मेहनत से कमाते हैं या सीखते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई बहुत मेहनत करके जिम में अच्छी बॉडी बना ले, या कोई संगीत सीख ले, या कोई नई भाषा सीख ले। ये सब अर्जित गुण हैं, ये किसी के डीएनए में नहीं लिखे होते। तो एक मिनट, अगर मैं इसे सरल बनाने की कोशिश करूं, तो विरासत में मिले गुण वो हार्डवेयर हैं जिसके साथ हमारा जन्म होता है। सही। और अर्जित गुण वो सॉफ्टवेयर हैं जो हम जिंदगी भर इंस्टॉल करते रहते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही सादृश्य है, एकदम परफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बहुत अच्छा तैराक बन जाए तो उसके बच्चे पैदाइशी तैराक नहीं होंगे। नहीं, उन्हें भी पानी में उतरकर सीखना ही पड़ेगा। वो कला विरासत में नहीं मिलती। ये तो थोड़ी नाइंसाफी लगती है। लगती तो है, लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी आता है। विज्ञान अब ये मानता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की ये दीवार उतनी भी ठोस नहीं है। मतलब एक नई फील्ड है एपिजेनेटिक्स। वो बताती है कि हमारे अनुभव, हमारा माहौल, यहाँ तक कि हमारा खानपान भी हमारे जीन्स के काम करने के तरीके को बदल सकता है। अच्छा, तो मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को प्रभावित कर सकता है। एक तरह से, हाँ। तो वो दीवार अब थोड़ी धुंधली हो रही है, पर ये एक अलग ही चर्चा का विषय है। जरूर। तो वापस आते हैं हमारे पहले जासूस पर। कौन था वो जिसने इन सुरागों को सबसे पहले जोड़ना शुरू किया? वो थे हमारे 19वीं सदी के हीरो ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम आनुवंशिकता का जनक या फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और वो एक मठ में रहते थे, है ना? हाँ, और अपने बगीचे में मटर के पौधों पर प्रयोग करते थे। हाँ, उनका बगीचा ही उनकी लैब थी। और वहीं उन्होंने प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाया। पर एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, मटर ही क्यों? दुनिया में इतने सारे पौधे थे, गुलाब, गेंदा, फिर मटर में ऐसा क्या खास था? ये उनके जीनियस होने का पहला सबूत है। ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। अच्छा। हाँ, पहली वजह तो ये थी कि मटर के पौधे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, उनका जीवन चक्र छोटा होता है। तो वो कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते थे। बिल्कुल। और दूसरी और सबसे जरूरी वजह यह थी कि मटर के पौधों में कई गुण ऐसे थे जो बिल्कुल साफ और स्पष्ट थे, जिनके सिर्फ दो ही रूप थे, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे पौधे की लंबाई, पौधा या तो लंबा होगा या बौना, बीच का कुछ नहीं। अच्छा, कोई मीडियम हाइट नहीं। या फिर बीज का आकार, या तो वो गोल होगा या फिर झुर्रीदार। और फूल का रंग भी था शायद बैंगनी या सफेद। हाँ, उन्होंने ऐसे 7 गुण चुने जो बिल्कुल ऑन या ऑफ स्विच की तरह काम करते थे। इससे उन्हें पैटर्न पकड़ने में बहुत आसानी हुई। समझ गए, उन्होंने कंफ्यूजन वाले सारे वेरिएबल्स पहले ही हटा दिए। बहुत स्मार्ट। बिल्कुल। और इन्हीं गुणों का अध्ययन करते हुए उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प चीज देखी। वो क्या? उन्होंने देखा कि गुणों के हर जोड़े में एक तरह की पावर डायनामिक्स होती है। एक गुण हमेशा दूसरे पर हावी रहता है। हावी रहता है मतलब उन्होंने उसे प्रभावी या डोमिनेंट गुण कहा, और जो गुण दब जाता था उसे अप्रभावी या रिसेसिव कहा।
तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लंबेपन का गुण और बौनेपन का गुण एक ही पौधे में आ जाएं, तो लंबेपन वाला अपनी चलाएगा एकदम सही, पौधा लंबा ही दिखेगा। और बौनापन वाला बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा। हाँ, वो तभी खुद को जाहिर कर पाएगा जब लंबेपन वाला प्रभावी गुण वहां मौजूद ही ना हो। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अब अगर ये गुण एक तरह के निर्देश हैं, तो इनकी कोई भाषा भी होगी। नोट्स में कुछ शब्द हैं, जैसे एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब क्या है? हाँ, ये इस कोड की एबीसी है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। मान लीजिए लंबाई के लिए एक जीन है, तो इस जीन के दो अलग-अलग वर्जन या फ्लेवर हो सकते हैं, एक लंबेपन वाला और एक बौनेपन वाला। ठीक है। इन्हीं अलग-अलग वर्जन्स को हम एलील कहते हैं। ओके, तो अलील मतलब जीन के अलग-अलग रूप। हाँ, और जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये सुनने में बड़े भारी लगते हैं। लगते हैं पर हैं बहुत सरल। फिनोटाइप वो है जो हमें बाहर से आंखों से दिखता है, जैसे पौधा लंबा है या बीज गोल है, परफेक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट है। और जीनोटाइप उस फाइनल प्रोडक्ट के पीछे की असली जेनेटिक रेसिपी है। मतलब एलील्स का कॉम्बिनेशन क्या है। एक मिनट, इसका मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि दो पौधे जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे लंबे हैं, उनका जेनेटिक कोड अलग हो सकता है? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा रहस्य था। कैसे? देखिए, एक लंबा पौधा हो सकता है जिसके पास लंबेपन के दोनों एलील हों, जिसे हम कैपिटल टी से दिखा सकते हैं। ठीक है, वो तो शुद्ध लंबा हुआ। हाँ, लेकिन एक दूसरा लंबा पौधा ऐसा भी हो सकता है जिसके पास एक लंबेपन का एलील हो और एक बौनेपन का, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अच्छा, पर क्योंकि लंबेपन वाला प्रभावी है, तो वो बौनेपन वाले को दबा देगा और पौधा लंबा ही दिखेगा। आपने पकड़ लिया। वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हम बाहर से देखते हैं, वो तो सिर्फ आधी कहानी है। असली कहानी तो जेनेटिक कोड के अंदर छुपी है। ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। और यही समझ मेंडल के प्रयोगों को क्रैक करने की चाबी है। एक बार में सिर्फ एक ही गुण का अध्ययन किया, जैसे सिर्फ पौधे की लंबाई। हाँ, उन्होंने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया जिसका जीनोटाइप था टीटी, और उसका क्रॉस परागण एक शुद्ध बौने पौधे यानी टीटी से कराया। ठीक है, ये हो गई जनक पीढ़ी। अब इनके बच्चे यानी पहली पीढ़ी F1 जनरेशन में क्या हुआ? यही तो कमाल था। सारे के सारे पौधे लंबे थे। सारे? एक भी बौना नहीं? एक भी नहीं। रुकिए, एक लंबा और एक बौना पौधा क्रॉस किया और सारे बच्चे लंबे निकले। तो बौनेपन का गुण क्या हवा में गायब हो गया, डिलीट हो गया? उस समय कोई भी यही सोचता। लगता कि बौनेपन का गुण तो खत्म ही हो गया। लेकिन मेंडल जानते थे कि सुराग अभी भी कहीं छिपा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने धैर्य रखा और उन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों का आपस में ही परागण होने दिया, जिससे दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन पैदा हुई। और फिर कहानी में ट्विस्ट आया। बहुत बड़ा ट्विस्ट। F2 पीढ़ी में जादू की तरह वो बौनापन का गुण जो गायब हो गया था, वो अचानक वापस आ गया। सच में? हाँ, और सिर्फ वापस ही नहीं आया, एक खास अनुपात में आया। हर 4 पौधों में से औसतन 3 लंबे थे और 1 बौना था। 3 लंबे और 1 बौना, 3:1 का अनुपात, बार बार? हर बार। ये एक कोड की तरह था। और जब इसे जीनोटाइप के स्तर पर देखा गया तो कोड और भी साफ हो गया। वो अनुपात क्या था? असल अनुपात था 1:2:1 का, यानी एक शुद्ध लंबा टीटी, 2 हाइब्रिड लंबे टीटी और 1 शुद्ध बौना टीटी। अच्छा, तो जो बाहर से 3 लंबे दिख रहे थे, उनमें से 2 के अंदर बौनेपन का छिपा हुआ कोड टी मौजूद था। बिल्कुल, कुछ भी गायब नहीं हुआ था, बस छिप गया था। ये तो शानदार है, पर ये तो सिर्फ एक गुण की कहानी थी। असल जिंदगी में तो कई गुण एक साथ होते हैं। क्या मेंडल ने ये जानने की भी कोशिश की कि जब 2 गुण एक साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? मतलब एक पैकेज डील की तरह, या अपना अपना रास्ता चुनते हैं? क्या बेहतरीन सवाल पूछा है आपने। और यही मेंडल का अगला और शायद सबसे बड़ा केस था, जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड मतलब 2 गुण? हाँ, इस बार उन्होंने एक साथ 2 गुणों का अध्ययन किया। बीज का आकार जो गोल या झुर्रीदार हो सकता था, और बीज का रंग जो पीला या हरा हो सकता था। तो इस बार उन्होंने क्या क्रॉस कराया? उन्होंने एक ऐसा पौधा लिया जिसके बीज गोल और पीले थे, और ये दोनों प्रभावी गुण थे। इसका क्रॉस एक ऐसे पौधे से कराया जिसके बीज झुर्रीदार और हरे थे, यानी दोनों अप्रभावी गुण। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में तो मुझे लगता है सारे बीज गोल और पीले ही निकले होंगे। बिल्कुल सही अंदाजा।
F1 में सारे बीज प्रभावी गुण वाले, यानी गोल और पीले ही थे। लेकिन असली कहानी तो F2 पीढ़ी में सामने आई होगी। बिल्कुल। जब उन्होंने F1 पीढ़ी का आपस में क्रॉस कराया, तो F2 पीढ़ी के नतीजों ने आनुवांशिकी का एक और बड़ा नियम उजागर कर दिया। उन्हें एक बहुत ही मशहूर अनुपात मिला। कौन सा? 9-3-3-1। 9-3-3-1। ये तो और भी जटिल कोड लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि उन्हें 4 तरह के पौधे मिले। 9 वो थे जिनके बीज जनक की तरह गोल और पीले थे। ठीक है। एक वो था जिसके बीज दूसरे जनक की तरह झुर्रीदार और हरे थे। लेकिन बीच में 3 पौधे ऐसे थे जिनके बीज गोल और हरे थे, और 3 ऐसे थे जिनके बीज झुर्रीदार और पीले थे। अरे वाह! तो नए कॉम्बिनेशन भी बने। गोल हरे और झुर्रीदार पीले तो जनक पीढ़ी में थे ही नहीं। थे ही नहीं। ये तो ऐसा हुआ जैसे गुणों को ताश के पत्तों की तरह फेंट दिया गया हो। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, फेंट दिया गया। और यही उनकी सबसे बड़ी खोज थी। इस अनुपात ने ये साबित कर दिया कि बीज का रंग और बीज का आकार एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है। वो स्वतंत्र हैं। वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। मतलब आपको अपने पिता से उनकी हाइट मिल सकती है, पर जरूरी नहीं कि आंखों का रंग भी मिले। वो आपको अपनी माँ से मिल सकता है। हर गुण का अपना अलग टिकट होता है। तो अगर हम इस पूरी जासूसी को समेटें, तो हमने एक बहुत ही सरल सवाल से शुरुआत की कि हमारे गुण कहाँ से आते हैं, और हम उस कोड तक पहुंच गए जो ये सब तय करता है। हमने विरासत में मिले और अर्जित गुणों का फर्क समझा, मेंडल की कहानी सुनी, जेनेटिक्स की भाषा सीखी, और देखा कि कैसे उनके सरल से दिखने वाले प्रयोगों ने जीवन के सबसे जटिल नियमों में से एक को उजागर कर दिया। और अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें, तो ये अपने आप में हैरत अंगेज है कि मेंडल ने ये सब तब किया जब किसी को जीन या डीएनए के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सही बात है। वो संगीत के नियम लिख रहे थे बिना ये जाने कि साज कैसा दिखता है। उनके काम ने ही मॉडर्न जेनेटिक्स की पूरी नींव रखी। बिल्कुल।